भाई कल हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान को शुरू कर लिया था और उसके कॉमन पॉइंट लिख लिए थे। आज अपने इसका एक भौगोलिक विभाजन करने वाले हैं। इसके दो विभाजन पढ़ते हैं अपने। एक तो भौगोलिक विभाजन और एक हिमालय की तरह ही प्रादेशिक विभाजन। तो सबसे पहले अपने करेंगे भाई भौगोलिक विभाजन। देखिए भाई, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है शिवालिक। और शिवालिक से नदियां नीचे की तरफ उतरती है। तो जैसे शिवालिक से नदियां नीचे उतरेगी। अच्छा, हिमालय नदियां जो अपने करेंगे आगे चल के, तो उसमें एक चीज अपने करेंगे, आप चाहो तो अभी से याद कर सकते हो। ये जो हिमालयी नदियां हैं, ये पूर्ववर्ती नदियां होती है। हिमालय नदियां कौन सी नदियां होती है? पूर्ववर्ती नदियां होती है। भाई पूर्ववर्ती का मतलब ये नहीं है कि पूर्व की ओर जाने वाली। इसका मतलब ये है, रास्ते में आने वाली रुकावटों को या चट्टानों को काटती हुई प्रवाह होती है या बहती है। तो भाई ये हिमालय में अपना रास्ता खुद बनाती है। अभी हिमालय जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी चट्टानों को काटते हुए, तो जब ये चट्टानों को काटती है तो उनको अपने साथ लेकर आती है। चट्टानों के टुकड़े अवसाद कहलाएंगे। तो जैसे ही ये शिवालिक से दक्षिण में आएगी, ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र में आ जाएगी भी। तो भाई पहाड़ी क्षेत्र में है। हाँ भाई, एक बार इधर देखना कि पहाड़ी क्षेत्र में है तो ऐसे ढलान में तेजी से आ रही है, तो अपने साथ चट्टानों को साथ ले आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आएगी, ये ढाल या पर्वतता कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो जैसे ही पहाड़ों से नीचे उतरेगी, ठीक है, यहाँ पर ये बड़ी चट्टानों को यहीं छोड़ देगी। तो ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये शिवालिक का गिरिपदीय क्षेत्र है, जहाँ पर पहाड़ियाँ शुरू होती है या पहाड़ियाँ खत्म होती है। कोई भी पहाड़ी हो, उसका ये वाला जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है? गिरिपदीय क्षेत्र। तो भी ये जो गिरिपदीय क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी चट्टानों को यहीं छोड़ देगी। तो भाई अगर अपने इस नदी के ऐसे समानांतर खड़े हैं, अपने ही मैदानी क्षेत्र में खड़े हैं, तो अपने को बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े दिखेंगे। तो अपने को नदी नजर नहीं आएगी। तो अपने को लगेगा जैसे नदी जो है वो अदृश्य हो गई है। क्या हो गई है? अदृश्य हो गई है। एकदम पास पहुंचेंगे तब अपने को नदी बहती हुई दिखेगी। इसके बाद में वापस से ये दृश्यमान होगी
वापस से दृश्यमान होगी और वहां पर एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करेगी। और इस दलदली क्षेत्र में सघन वनस्पति पाई जाएगी, पेड़ पौधे पाए जाएंगे, सघन जंगल पाए जाएंगे। तो ये जो पहला क्षेत्र था इसका नाम है भाबर। और ये जो दूसरा क्षेत्र बना है दलदली क्षेत्र सघन वनस्पति वाला, ये है तराई का क्षेत्र। इसके बाद ये नदी पूरी तरीके से मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होगी। हिमालय नदियां मैदानी क्षेत्र में इस तरीके से सीधा प्रवाह नहीं होता उसका। एक चीज ध्यान रखना भी, हिमालय नदी का कभी भी इस तरीके से रेखीय प्रवाह नहीं होगा। हिमालय नदी इस तरीके से मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। आपने कभी कोई सैटेलाइट फोटो या देखी हो, कोई ऊपर से तस्वीर ली गई हो नदी की, तो उसमें देखा होगा कि नदी इस तरीके से सर्पिलाकार प्रवाह में प्रवाहित होती है। तो ये इस तरीके से सर्पिलाकार बहेगी। अब क्या होगा कि नदी के दोनों तरफ जहां तक नदी का बाढ़ का पानी पहुंचता है, वो नदी का बाढ़ का मैदान कहलाता है। तो भाई नदी से जैसी बाढ़ आएगी तो वो बाढ़ का पानी मिट्टी को भी लेकर जाएगा और नदी के दोनों तरफ मिट्टी का जमाव कर देगा। नदी के दोनों तरफ क्या कर देगा, मिट्टी का जमाव कर देगा, जलोढ़ मैदान बना देगा। लेकिन हो सकता है कि ये जो नदी है वो पहले यहां तक पहुंचती हो। लेकिन अब इसका जल केवल यहां तक ही पहुंच पाता है। ये क्षेत्र ये क्षेत्र पहले की तुलना में ऊंचा हो गया है या नदी का पानी कम हो गया है, कोई भी कारण हो सकता है कि नदी का पानी अभी यहां तक ही पहुंच पा रहा है और इससे पहले यहां तक पहुंचता था। ये भी दोनों तरफ का क्षेत्र ऐसे होगा भी। और नदी जाकर किस में मिलेगी, कहीं ना कहीं समुद्र में मिलेगी भी। गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है तो बंगाल की खाड़ी में, सिंधु नदी है तो अरब सागर में।
और नदी का पानी उधर क्यों जाता है कि क्योंकि सामान्यतः हमारा जो स्थलीय भाग है उसका ढलान जो है, उसका ढाल जो है वो किधर होता है, समुद्र की ओर होता है। समुद्र के तल को जीरो मान लेते हैं, इसीलिए स्टेशन पे आपने देखा होगा अभी समुद्र तल से ऊंचाई दी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो ढाल है, ठीक है, स्थल का ढाल है, वो किधर जा रहा है, समुद्र की ओर जा रहा है। तो नदी का पानी किधर जाएगा, समुद्र की ओर जाएगा। तो भाई ये पहाड़ों से नीचे उतरी तो बहुत तेजी से नीचे उतरी, फिर ये ढाल ऐसा हो गया, और समुद्र की ओर जाते जाते ये ढाल और ज्यादा क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो एकदम समुद्र के पास पहुंचती है जब नदी, तब ये ढाल बहुत ज्यादा धीमा हो चुका है। और समुद्र में जहां नदी गिरती है उसे नदी का मुख कहा जाता है। अब नदी क्या करेगी भाई, नदी में जितने भी अवसाद हैं, यहां तक तो आ रहा था, साथ में अवसाद आ रहे थे, यहाँ पर तो नदी की बहुत ज्यादा स्पीड थी तो बहुत तेजी से आए, यहाँ तक भी ले आई। यहाँ पर आते आते नदी का प्रवाह बहुत ज्यादा धीमा हो गया, तो नदी क्या करेगी, सारे जितने भी अवसाद है वो यहाँ पर उलट देगी। जो भी इसमें मिट्टी वगैरह लेकर आई है पीछे से, वो यहाँ उलट देगी। लेकिन अब क्या होगा कि नदी का जल जो है पीछे से आ रहा है, ये आगे वाले जल पर धक्का लगाएगा। तो अब ये नदी सीधी ना गिरकर क्या करेगी, छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाएगी। और ये धीमी गति से जल धीरे धीरे किस में मिलता रहेगा, समुद्र में मिलता रहेगा। अब ध्यान से सुनना भाई, नदी के दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ ये नदी का बाढ़ का मैदान था। ये नदी का क्या था, बाढ़ का मैदान। समय के साथ साथ नदी का जल जो यहाँ तक पहुँचता था, या बाढ़ का पानी यहाँ तक पहुँचता था, वो अब यहाँ तक ही पहुँच पा रहा है। इसका मतलब ये वो क्षेत्र है जहाँ हर साल नई जलोढ़ मिट्टी आ जाएगी। हर साल कौन सी मिट्टी आ जाएगी, नई जलोढ़ मिट्टी। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर। क्या कहते हैं अभी, खादर। तो नदी के दोनों तरफ, नदी से लगता हुआ हमें खादर का मैदान मिलेगा। ये वो जलोढ़ मैदान है जहां कभी पानी पहुंचता था बाढ़ का, और मिट्टी भी पहुंचती थी बाढ़ के पानी के साथ। लेकिन एक समय के पश्चात यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंचना बंद हो गया। इसका मतलब नई जलोढ़ मिट्टी पहुंचनी बंद हो गई। तो यहाँ जो जलोढ़ मिट्टी थी वो वक्त के साथ पुरानी पड़ गई। क्या हो गई, समय के साथ पुरानी पड़ गई। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर। तो ये खादर के दोनों तरफ ये बांगर के मैदान हो जाएंगे। और उसके बाद ये समुद्र में गिरने से ठीक पहले ये एक त्रिभुजाकार क्षेत्र बनेगा, दलदली क्षेत्र बनेगा। और इसे कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं भाई, डेल्टा कहते हैं। लेकिन ये जो डेल्टा है वो वास्तव में अलग से नहीं होता, खादर का ही विस्तार होता है। डेल्टा जो है वो वास्तव में कोई अलग से क्षेत्र नहीं होता, इसी खादर क्षेत्र का ही विस्तार होता है भाई। तो अब देखिए, ध्यान से सुनना, कोई नदी कहीं पर भी हो, हिमालय नदी, उसमें ये चार क्षेत्र हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। पहला कौन सा है, भाबर। दूसरा कौन सा है, तराई का क्षेत्र। तीसरा कौन सा है, खादर। और चौथा कौन सा है, बांगर। यही है भाई अपना भौगोलिक विभाजन।
अब इनके बारे में अपने 4-4 5-5 लाइन लिख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो भाई उत्तर भारत का विशाल मैदान, दो तीन चीजें ध्यान रखना भाई। हिमालय नदियां कौन सी नदियां होती है? पूर्ववर्ती नदियां होती है। इसका मतलब अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को या चट्टानों को काटते हुए आगे बहती है। ये अंतर है जब अपने हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां करेंगे। तो देखो, प्रायद्वीपीय नदियां पूर्ववर्ती नदियां नहीं होती, हिमालय नदियां होती है, रास्ते में चट्टानों को काटते हुए बहती है। और अगली चीज कि प्रायद्वीपीय नदियां जो है, प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की नदियां, ये वो ज्यादातर रेखीय नदियां होती है, और ये कैसी होती है? सर्पिलाकार। तो ये ध्यान रखना भी, हिमालय नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, ठीक है भी, और उनका प्रवाह जो है मैदानी क्षेत्र में कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। और अब अपने आते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के भौगोलिक विभाजन पे। तो सबसे पहली लाइन तो ये बन जाएगी कि भौगोलिक आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में बांट सकते हैं। और उसमें से सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? भाबर। तो हेडिंग डाल लीजिए भाई। सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए, भाबर के मैदान या भाबर। भाबर में लिखें, हाँ भाई, भाबर में लिखें कि शिवालिक की यह शिवालिक की तलहटी या गिरिपदीय क्षेत्र में, यह शिवालिक की तलहटी या गिरिपदीय क्षेत्र में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता तक, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक विस्तृत क्षेत्र है। भाई हमने किया था ना कल नदियां, तो एक सिंधु थी, एक तीस्ता थी। तो ये सिंधु से लेकर तीस्ता तक लगातार ये क्षेत्र पाया जाता है भाई। कौन सा? भाबर क्षेत्र। इसी में लिखें भाई, ये तो इसकी पश्चिम से पूर्व में एक तरीके से लंबाई या विस्तार हो गया। अगली चीज लिखें, इंपॉर्टेंट है, सीधा पॉइंट बनाए, चौड़ाई। चौड़ाई में लिखें 8 से 16 किलोमीटर। 8 से 16 किलोमीटर। तो ये कितना चौड़ा क्षेत्र है? 8 से 16 किलोमीटर है। अभी आगे लिखें, इस मैदान इस मैदानी क्षेत्र में नदियों के द्वारा नदियों के द्वारा लाए गए बड़े अवसाद या चट्टानों के टुकड़े जमा हो जाते हैं जमा हो जाते हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नदियां अदृश्य हो गई हैं। इस क्षेत्र में चट्टानों, कंकर, पत्थरों की अधिकता मिलती है। चट्टानों,
कौमा कंकर पत्थरों की अधिकता मिलती है। तो भाई सीधा सीधा पूछ ले, आपके शिवालिक की तलहटी क्षेत्रों में वह क्षेत्र जहां ऐसा प्रतीत होता है कि नदियां अदृश्य हो गई है, क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। या भौगोलिक विभाजन में जो पहला भाग है वो कौन सा है? भाबर है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 8 से 16 किलोमीटर। दूसरा नंबर लिखें, तराई का क्षेत्र या तराई। यह भाबर के दक्षिण में यह भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र है। चौड़ाई लिखना है इसकी 15 से 30 किलोमीटर। 15 से 30 किलोमीटर। इस क्षेत्र में नदियां इस क्षेत्र में नदियां पुनः दृश्यमान हो जाती है। पुनः दृश्यमान हो जाती हैं। अगला पॉइंट लिखें इसमें, इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में जल प्रवाह इस क्षेत्र में जल प्रवाह अनियमित अनियमित और धीमा रहता है। तथा अत्यधिक अत्यधिक आर्द्रता के कारण अत्यधिक आर्द्रता के कारण यह एक दलदली क्षेत्र में दलदली क्षेत्र में बदल जाता है। अगला पॉइंट लिख लो भाई, यह यह घने वनों का यह घने वनों का क्षेत्र है एवं जैव विविधता भी यहाँ अधिक पाई जाती है। भाई ये तो हो गए कॉमन पॉइंट हो गए भी, कि भाबर के दक्षिण में एक दलदली क्षेत्र पाया जाता है जहां पर नदियां पुनः सतह पर क्या हो जाती है? दृश्यमान हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर अत्यधिक क्या पाई जाती है? वनस्पति या घने वन पाए जाते हैं और जैव विविधता भी अधिक है। कौन सा क्षेत्र है ये? तराई का क्षेत्र है। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो आप कह सकते हो 15 से 30 किलोमीटर है। अब इस पे 2 पॉइंट और आएंगे भी, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, वर्तमान में वर्तमान में तराई का क्षेत्र वर्तमान में तराई का क्षेत्र केवल पूर्वी भारत वर्तमान में तराई का क्षेत्र केवल पूर्वी भारत तक सीमित होकर रह गया है। तो भाई ऐसा क्यों है? तो अगली लाइन में लिख दो, पश्चिमी भारत में पश्चिमी भारत में इस क्षेत्र का उपयोग गन्ने की खेती के लिए किया जाता है।
पश्चिमी भारत में इस क्षेत्र का उपयोग गन्ने की खेती के लिए किया जाता है। मुख्यतः पंजाब और उत्तर प्रदेश में, मुख्यतः पंजाब और उत्तर प्रदेश में। भाई आप सबको पता है अभी गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? नहीं नहीं, उत्तर पंजाब छोटा सा है अभी, पंजाब में उत्पादकता बहुत है लेकिन पंजाब खुद छोटा सा है बेचारा। ठीक है, आप देख लोगे सरसों में भी अपने राजस्थान उससे आगे टोटल उत्पादकता में। क्यों? क्योंकि वहां पे उत्पादकता तो खूब है लेकिन है छोटा सा। तो कुल उत्पादन अगर गन्ने का देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है अभी? उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्यों होता है? क्योंकि इस तराई वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। नहीं तो उत्तर भारत की जो मिट्टी है वहां पर गन्ना उगाया ही नहीं जा सकता। केवल ये तराई वाला क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए उग जाता है। वरना गन्ना जो है मुख्यतः दक्षिण भारत में उगता है, लाल मिट्टी में। और आपसे पूछ ले कि क्वालिटी वाइज गन्ना कौन सा ज़्यादा बढ़िया होता है, तो वो दक्षिण भारत का होता है। अगर आपने कभी दक्षिण भारत का गुड़ देखा हो तो वो एक अलग तरीके का होता है, अपने वाले जैसा नहीं होता। तो कारण यही है भी कि गन्ना जो है वो उत्तर भारत में केवल इस तराई वाले क्षेत्र में उगाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ की क्या है भाई, यहाँ पर उत्पादकता क्या है, ज़्यादा है, मिट्टी क्या है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और वो भी तराई वाले क्षेत्र में, तो यहाँ के जंगल साफ कर दिए और उन्हें खेतों में बदल दिया। पंजाब और कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर किसकी खेती शुरू हो गई? गन्ने की। इसीलिए तराई का क्षेत्र वर्तमान में केवल पूर्वी भारत में मिलता है, पश्चिमी भारत में तराई का क्षेत्र नहीं मिलता अभी। ठीक है भाई, अब अपने तीसरे नंबर पे लिखें खादर। लिखें मैदानी क्षेत्रों में, तीसरे नंबर पे लिखें अपने खादर। खादर में लिखें मैदानी क्षेत्रों में नदी के, मैदानी क्षेत्रों में नदी के दोनों तरफ, दोनों तरफ नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ मिट्टी या नवीन जलोढ़ मृदा, मृदा से निर्मित, नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित खादर के मैदान पाए जाते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित खादर के मैदान पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखें भी इसमें, यहां, यहां बाढ़, यहां बाढ़ प्राय हर वर्ष, यहां बाढ़ प्राय हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी लाती रहती है। इसीलिए, इसीलिए नवीन जलोढ़ मृदा से बने होने के कारण, नवीन जलोढ़ मृदा से बने होने के कारण इसे खादर कहते हैं। इसे कच्छारी प्रदेश भी कहा जाता है। इसे कच्छारी प्रदेश भी कहा जाता है। राजस्थान में भी चंबल और काली सिंध वाला जो क्षेत्र है ना, कोटा और उधर की तरफ, उसे भी कच्छारी प्रदेश बोला जाता है। तो ये कच्छारी प्रदेश क्या है भी, वही है नदियों के द्वारा नवीन जलोढ़ मिट्टी आती रहती है, इस कारण कहते हैं भाई। इसे कच्छारी प्रदेश भी कहा जाता है। एक चीज और लिख लो इसमें, खादर क्षेत्र का ही विस्तार,
खादर क्षेत्र का ही विस्तार नदी मुख के पास, नदी मुख के पास डेल्टा क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। ब्रैकेट में लिख लेना भाई, किसी को नदी मुख नहीं समझ आए तो। जहां नदी समुद्र में मिलती है, नदी मुख का मतलब क्या है? जहां नदी समुद्र में मिलती है। भाई एक चीज ध्यान रख लेना भाई, नदी मुख उसे नहीं कहते जहां से नदी उद्गमित होती है। नदी मुख किसे कहते हैं? जहां नदी समाप्त होती है। इसका उदाहरण लिख लो, इसका उदाहरण लिख लो। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संयुक्त डेल्टा क्षेत्र, संयुक्त डेल्टा क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख लेना सुंदरबन डेल्टा। ब्रैकेट में लिख लेना भाई, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विस्तृत है। और लगे हाथ एक चीज और लिख लेना इसके लिए, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। और इसमें लास्ट चीज लिखना भाई, खादर के अंदर, पंजाब में खादर क्षेत्र को, पंजाब में खादर क्षेत्र को बेट कहा जाता है। चौथी हेडिंग डालो, बांगर। पंजाब में खादर क्षेत्र को बेट कहा जाता है। चौथी हेडिंग डाल लो अपने, चौथा नंबर बांगर। इसमें सीधा सा लिख लो भी, खादर के मैदानों की, खादर के मैदानों के पास, खादर के मैदानों के पास का वह उच्च क्षेत्र, खादर के मैदानों के पास का वह उच्च क्षेत्र जहां सामान्यतः बाढ़ का पानी या बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, जहां सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। अतः, अतः यह, अतः यह ऊंचाई पर स्थित, अतः यह ऊंचाई पर स्थित वह मैदानी क्षेत्र है जो पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित होते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित होते हैं, इसीलिए इन्हें
बांगर कहते हैं। स्थानीय भाषा में बांगर के क्षेत्रों को, स्थानीय भाषा में बांगर के क्षेत्रों को भूड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। हाँ भाई, अपने ने किया भौगोलिक विभाजन उत्तर भारत के विशाल मैदान का। ठीक है भाई। तो इसमें अपने को कहीं भी पता चल रहा है क्या कि अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि बिहार की बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं? नहीं। जहां भी नदी होगी वहां पर ये चार पांच क्षेत्र ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, नदी कहीं भी हो चाहे। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं भी, ये एक भौगोलिक विभाजन है। कोई भी नदी या मुख्यतः हिमालय नदी जैसे ही नीचे उतरेगी, शिवालिक के तलहटी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी चट्टानें यहीं छोड़ देगी, तो दूर से वो नदी दिखनी बंद हो जाएगी, तो ऐसा लगेगा अदृश्य हो गई है। इसे क्या कहेंगे? भाबर कहेंगे। तो बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े मिलते हैं यहाँ पे 8 से 16 किलोमीटर आगे वापस से दृश्यमान होगी। लेकिन यहाँ पर एक दलदली क्षेत्र, बहुत ज्यादा आर्द्रता का क्षेत्र बनेगा, और यहाँ पेड़ पौधे भी खूब होंगे भी, वनस्पति खूब होगी, घने जंगल होंगे, तो जैव विविधता भी खूब होगी। ये 15 से 30 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। ठीक है भाई। लेकिन ये पूर्वी भारत में मिलता है अब, क्योंकि पश्चिमी भारत में इन जंगलों को क्या कर दिया गया अभी? साफ कर दिया गया। ठीक है। और यहाँ पर किसकी खेती शुरू होगी? गन्ने की खेती शुरू होगी, मुख्यतः कहाँ? पंजाब और उत्तर प्रदेश में। इसीलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है, तराई की क्षेत्रों की वजह से। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ेगी, तो ये सर्पिलाकार प्रवाह बनेगा इसका मैदानी क्षेत्र में। अब क्या होगा भी कि ये जो हिमालय नदियां हैं खूब बाढ़ लेकर आती है। ठीक है। तो जब इनसे बाढ़ आती है तो इनका बाढ़ का पानी नदी के दोनों तरफ दूर दूर तक जाएगा। तो जहां तक अभी भी वर्तमान में भी पहुंचता है, वहां पर तो नवीन जलोढ़ मिट्टी रहेगी। वो कौन से मैदान हो जाएंगे? खादर हो जाएंगे। पंजाब में इनको क्या कहा जाता है? बेट। और इन खादर से आगे का वो क्षेत्र जो थोड़ा सा ऊंचाई पर हो गया है, ठीक है, वहां पर अब ये बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो पड़े पड़े पुरानी हो गई थी, तो जलोढ़, लेकिन वक्त के साथ क्या होगी? पुरानी होगी। तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। सीधा ही आपसे पूछ लेगी, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। और ये जो बांगर है इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भूड़ कहते हैं भी। फिर अगली चीज, ये चार हैं तो ये डेल्टा 5 नंबर नहीं है भी। डेल्टा जो है वो इसी खादर का क्या होता है? विस्तार होता है भी। डेल्टा कहाँ मिलता है? नदी के मुख के पास, मतलब नदी जहाँ समुद्र में गिरती है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो भारत से ही संबंधित है। ठीक है भाई। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संयुक्त डेल्टा है ये, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विस्तृत है। अब अपने आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये तो हो गया भौगोलिक विभाजन। अगली हेडिंग डालें, क्षेत्रीय विभाजन। या प्रादेशिक विभाजन। देखिए भाई, ये पूरा सिंधु नदी तंत्र बनता है।
ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा सिंधु नदी तंत्र बनता है। ये कुल मिला के सिंधु नदी तंत्र में 6 नदियां हैं, सिंधु के अलावा 5 है, कुल मिला के 6 हैं। सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते हैं भाई, तो एक बार मैं इनिशियल लिख देता हूँ, ये इंडस नदी या कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ये कौन सी है? झेलम। झेलम। इसके बाद में ये है चेनाब, ये है रावी, ये है ब्यास, और ये कौन सी है? सतलज। ठीक है भाई, इसमें से ये जो नदियां हैं, सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, ये तो पहाड़ी क्षेत्र में बहती है भारत के अंदर, मैदानी क्षेत्र में बहती नहीं है। वास्तव में भारत में कोई मैदान बनाती है, क्योंकि इधर इनका मैदान बनेगा पाकिस्तान की तरफ, अपने को भारत से मतलब है, तो भारत में केवल ये ब्यास और सतलज वाला क्षेत्र है, ये थोड़ा बहुत मिलता है भाई। ठीक है, इसके बाद अपने गंगा नदी की बात करें। तो ये गंगा नदी है, और ये यमुना है, और यहाँ तक तो ये किस में बहती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पहाड़ों में ही बहती है अभी। और उसके बाद ये कहाँ आ जाएगी? उत्तर प्रदेश। उसके बाद आ जाएगी कहाँ? बिहार। और उसके बाद कहाँ जाएगी? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। बिहार के नीचे यहाँ झारखंड है, तो यहाँ गंगा का मैदान मिलेगा अपने को। यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है भैया। ठीक है भाई, और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ तो तिब्बत में प्रवाहित होती है, यहाँ इसे क्या कहते हैं अभी? सांगपो। इसके बाद यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होगी, यहाँ कहते हैं इसे दिहांग। तो एक चीज ध्यान रख लेना भाई, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही है। इसके बाद जब ये असम में आएगी, इसके बाद ये जब असम में आएगी, तब ये मैदान में प्रवाहित होती है, और इसे क्या कहा जाता है अभी? ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है इसको ब्रह्मपुत्र नदी? असम में कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये 3 नदियां हो गई अपने। एक नदी और थी भाई, लेकिन वो क्या हो गई? विलुप्त हो गई। कभी यहाँ एक नदी और बहती थी, सरस्वती नदी और घग्गर नदी मिलकर खाकरा नदी बनाती थी भाई। सरस्वती और घग्गर मिलकर क्या बनाती थी? खाकरा नदी बनाती थी। पाकिस्तान में आज भी घग्गर को खाकरा ही कहा जाता है। तो ये विलुप्त हो गई, तो यहाँ जो है वो क्या बन गया? मरुस्थलीय क्षेत्र बन गया। क्या बन गया? मरुस्थलीय क्षेत्र बन गया। अब ध्यान से देखना भाई, एक तो अपने पास ये मैदानी क्षेत्र आ गया, एक अपने पास ये मैदानी क्षेत्र आ गया, एक अपने पास, अच्छा, ये जो गंगा नदी है ये बांग्लादेश में जाएगी, उससे पहले इसमें से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है हुगली। इस नदी का क्या नाम है अभी? हुगली। और झारखंड में से इस नदी में एक नदी जाकर मिलेगी, उसका नाम है दामोदर। तो ये सारा कुछ सिस्टम मिला के
एक और मैदान बनेगा यहाँ तक। ये गंगा नदी से संबंधित है। और एक छोटा सा मैदान बनेगा यहाँ, केवल असम में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में वो पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है। कौन? ब्रह्मपुत्र। तो केवल असम में। तो अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे अपने सामने कितने नाम या कितने क्षेत्र आ गए। ये है पहला, इसे कहते हैं सतलज का मैदान। क्या कहते हैं? सतलज का मैदान। ये आ गया दूसरा, इसे मरुस्थलीय क्षेत्र या राजस्थान का मैदान। ठीक है भाई, ये आ गया अपना तीसरा, गंगा का मैदान। और ये आ गया अपना चौथा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सबसे पहले तो ये लिखो भाई, क्षेत्रीय विभाजन की दृष्टि से, क्षेत्रीय विभाजन की दृष्टि से उत्तर भारत के विशाल मैदान को, उत्तर भारत के विशाल मैदान को चार भागों में बांटा जा सकता है। एक नंबर सतलज का मैदान, सतलज का मैदान। दो नंबर राजस्थान का मैदान, सतलज का मैदान। दो नंबर राजस्थान का मैदान। तीन नंबर गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। और चार नंबर ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए भाई, सारी नदियां आपको पता है, तो इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ये कौन सी नदी है? सिंधु। ये कौन सी है? झेलम। ये कौन सी है? चेनाब। ये कौन सी है? रावी। ये कौन सी है? ब्यास। और ये सबसे दक्षिण वाली कौन सी है? सतलज। ये नदी आपको पता है हिमाचल प्रदेश से आ रही है, उत्तरी राजस्थान में। घग्गर। ये कौन सी नदी है? घग्गर नदी है भाई। ठीक है भाई, और ये तो पता ही है आपको, गंगा और यमुना। ये इधर वाली गंगा है और ये यमुना है। ठीक है भाई।
अब देखिए, दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है वो दोआब क्षेत्र कहलाता है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे आपको खूब सारे दोआब क्षेत्र मिलेंगे। ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये, एक ये, और एक ये। सिंधु और झेलम के बीच का, झेलम और चेनाब के बीच का, चेनाब और रावी के बीच का, रावी और व्यास के बीच का, व्यास और सतलज के बीच का, सतलज और घग्गर के बीच का, घग्गर और यमुना के बीच का। ये सारे दोआब क्षेत्र हैं अभी। ठीक है। वैसे सतलज के मैदान से जो दोआब क्षेत्र संबंधित है वो केवल ये वाले हैं, रावी, व्यास और फिर ये चार। लेकिन जब इन चार की बात कर रहे हैं तो इन सारों की बात ही कर लेते हैं, ताकि अपने को तो याद करना है। ठीक है। तो सबसे पहले अपने सिंधु नदी से संबंधित दोआब क्षेत्र देख लेते हैं। उनके नाम याद करना आसान है, और फिर इन दो को और मिला लेंगे। सारा आपको लिखवा दूंगा अभी मैं। तो सतलज के मैदान में नोट करके लिखें। पहले सिंधु नदी के दोआब क्षेत्र कर लेते हैं, फिर सतलज के मैदान के बारे में डिटेल में लिख देंगे अपने। दो चार चीजें रह जाएगी। लिखें, नोट करके लिखना। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र से संबंधित, सिंधु नदी तंत्र से संबंधित दोआब क्षेत्र। तो भाई इसके लिए आपको एक तो उत्तर से दक्षिण में नदियों का क्रम पता होना चाहिए। आसान है। सबसे पहले नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। फिर कौन सी है? झेलम। फिर कौन सी है? चेनाब। ठीक है भाई। उसके बाद कौन सी है? रावी। उसके बाद कौन सी है? व्यास। उसके बाद कौन सी है? सतलज। तो एक बार यहीं रुक जाते हैं, अपने यहाँ तक अपने को देखना है अभी। और आपको सबको पता है अभी, सिंधु को छोड़ो, झेलम के लिए JH होता है, चेनाब के लिए CH, रावी के लिए R। इंग्लिश में जो है वो व्यास की स्पेलिंग ब्यास है। ठीक है भाई। ये व्यास ना होकर इंग्लिश में क्या है? ब्यास है। तो ये हो जाएगा B। और सतलज के लिए हो जाएगा ST। अब अपने को क्या करना है अभी? इन दोनों के बीच का क्षेत्र, इसका कुछ नाम होगा। इन दोनों के बीच के क्षेत्र का कुछ नाम होगा। इन दोनों के बीच के क्षेत्र का कुछ नाम होगा। इन दोनों के बीच के क्षेत्र का नाम, और इन दोनों के बीच के क्षेत्र का नाम। ये होंगे भी दोआब क्षेत्र। अपने को केवल नाम याद करने हैं, बहुत आसान है। ध्यान से देखना भाई। इसको कहते हैं सिंधु सागर दोआब क्षेत्र। क्या कहते हैं इसे? सिंधु सागर दोआब क्षेत्र। अब देखिए, इनके मैं इंग्लिश के नाम लिखूंगा पहले। ठीक है भाई। ये है हज। ठीक है भाई। अगला नाम है रेचना। रेचना। अगला नाम है बारी। अगला नाम है बेस्त। अब देखो याद करना कितना आसान हो गया। ये तो चलो सिंधु सागर तो याद कर लो। सिंधु सागर दोआब क्षेत्र कौन सी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र है। ठीक है भाई। अब देखना ध्यान से, इसमें CH आ रहा है और इसमें JH आ रहा है। तो CH से क्या है और JH से क्या है? ठीक है। तो चेनाब और झेलम के बीच का कौन सा है? तो वैसे तो झेलम पहले है, तो झेलम और चेनाब के बीच का कौन सा है? छज। इसमें R आ रहा है रावी का, और इसमें चेनाब का CH आ रहा है। तो चेनाब और रावी के बीच का क्षेत्र, दोआब क्षेत्र, क्या कहलाता है? रेचना कहलाता है। इसमें व्यास का B आ रहा है और रावी का R आ रहा है। तो रावी और व्यास के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? बारी कहलाता है। ठीक है भाई। इसमें व्यास का B आ रहा है और सतलज का ST आ रहा है। ठीक है भाई। तो व्यास और सतलज के बीच का दोआब क्षेत्र क्या कहलाता है? बिस्त कहलाता है।
तो ये इस तरीके से आसानी से याद हो जाएंगे अभी। अब देखिए इनके नाम मैं लिखवा जाता हूँ ताकि आपको डायग्राम में याद रह जाए। सतलज और घग्गर के बीच का क्षेत्र मालवा का मैदान कहलाता है। देखो मालवा का पठार नहीं लिखा है मैंने, मालवा का मैदान लिखा है मैंने। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में अलग चीज है वो। ठीक है, एक पंजाबी सिंगर था ना अभी जिसको गोली मार दी गई थी। हाँ, उसके अगर आपने गाने सुने हो तो उसमें मालवा शब्द आता है कई बार। ठीक है, या पंजाबी गानों में आपने सुन ये, क्योंकि वो अपने क्षेत्र का नाम बोलते रहते हैं, तो उसमें अगर आपने कभी ध्यान दोगे आगे तो आपको मालवा शब्द मिलेगा आपको पंजाबी गानों में। तो वो जो पंजाब वाला मालवा है ना, वो मालवा का पठार नहीं है, क्या है, मालवा का मैदान है भाई। ठीक है, तो मालवा का मैदान किसके बीच का क्षेत्र है, सतलज और घग्गर के बीच का। ठीक है भाई। और हरियाणा भिवानी बांगर क्षेत्र वो है घग्गर और यमुना के बीच का क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, हरियाणा भिवानी बांगर क्षेत्र। इसमें बांगर नाम क्यों आ गया, क्योंकि घग्गर नदी और ये सब लगभग लुप्त हो गई है, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ये है हरियाणा भिवानी बांगर क्षेत्र। और आज की लास्ट चीज, जब अपने सतलज का मैदान पढ़ रहे हैं ना, तो सतलज का मैदान भारत में केवल रावी से नीचे का है। तो जब भारत की बात करेंगे सतलज का मैदान, तो इसमें कौन कौन से दोआब क्षेत्र आते हैं, एक तो आता है बारी, एक आता है बेस्त, मतलब ये दो नीचे वाले, और उसके बाद में मालवा का मैदान। और ये चाहो तो आप ये लाइन अपने आप बना के लिख सकते हो कि सतलज के, भारत में सतलज के मैदान में निम्न चार क्षेत्र आते हैं। भारत में सतलज के मैदान में निम्न चार दोआब क्षेत्र आते हैं, एक बारी, एक बेस्त, एक मालवा का मैदान और एक, ठीक है भाई, वरना हालांकि कल लिखवा भी दूंगा लेकिन आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हो।